हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑल ऑफ यू मार्गदर्शन द लर्निंग वर्ल्ड में प्रस्तुत है नागरिक साथ घटना चक्र श्रृंखला का 30वां भाग। इस वीडियो में हम उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग एवं अन्य परीक्षा संस्थाओं द्वारा आयोजित टीजीटी, पीजीटी, जीडीसी, जीआईसी, एलटी ग्रेड, नेट, सेट, जेआरएफ की दृष्टि से उपयोगी महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। यह वीडियो विशेष रूप से आगामी पीजीटी परीक्षा को ध्यान में रख के बनाया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो चलिए देखते हैं संविधान संशोधन से संबंधित प्रश्नों को। पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान में 73वें और 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा क्या सम्मिलित किया गया? भाग 9 और 9A 73वें 74वें संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में भाग 9 और 9A सम्मिलित किया गया। भारतीय संविधान में 73वें और 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा क्रमशः भाग 9 और 9A को सम्मिलित किया गया, जिसमें क्रमशः पंचायत यानी भाग 9 में पंचायत और भाग 9A में नगरपालिका से संबंधित प्रावधानों का वर्णन है। पंचायत संबंधी प्रावधान 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ था। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 368 किसका प्रतिनिधित्व करता है? आपके ऑप्शंस हैं नमनीयता का, कठोरता का, या नमनीयता कठोरता दोनों का, या इनमें से किसी का भी नहीं। तो अनुच्छेद 368 कठोरता और नमनीयता दोनों का प्रतिनिधित्व करता है। आर्टिकल 368 नम्यता और अनम्यता का प्रतिनिधित्व करता है, क्योंकि इसमें संविधान संशोधन की कठोर एवं नमनीय दोनों प्रकार की प्रक्रिया का प्रावधान किया गया है। भारतीय संविधान के भाग 20 के अंतर्गत अनुच्छेद 368 में संसद को संविधान संशोधन की शक्ति प्रदान की गई है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में कौन सी विशेषता पाई जाती है? कूट के माध्यम से सही उत्तर का चुनाव करना है। संशोधन की प्रक्रियाएं बहुल प्रक्रियाएं थी, ये सही है। संशोधन की बहुल प्रक्रियाएं होती हैं। कथन 2 है, राज्यों को संशोधन की पहल करने का अधिकार नहीं है, ये भी सही है। कथन C है, कुछ संशोधन केवल राज्य विधानमंडलों द्वारा ही पारित किए जा सकते हैं, ये भी गलत है। और विकल्प D है, संविधान संशोधन संबंधित विवादों के समाधान के लिए संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठकें बुलाई जाती है, ये भी गलत है। इस प्रकार केवल 2 कथन, संशोधन की बहुल प्रक्रियाएं और राज्यों को संशोधन की पहल करने का अधिकार नहीं है, यानी A और B विकल्प सही है। भारतीय संविधान में संशोधन की बहुल प्रक्रियाएं हैं, क्योंकि संविधान में 3 प्रकार से, पहला तो साधारण बहुमत से, दूसरा विशेष बहुमत और तीसरा विशेष बहुमत के साथ राज्यों के अनुसमर्थन से संशोधन किया जाता है। संविधान संशोधन की शक्ति सिर्फ संसद को दी गई है, राज्य विधानमंडलों को नहीं। अतः राज्यों को संशोधन की पहल का अधिकार नहीं है। हालांकि कुछ उपबंधों में संशोधन हेतु राज्यों का अनुसमर्थन आवश्यक होता है। संविधान संशोधन विधेयक को संसद के दोनों सदनों में किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। इस विधेयक को संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग पारित करना आवश्यक है। अतः संविधान संशोधन विधेयक पर विवाद की स्थिति में संसद का संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जा सकता है। ध्यान दें, संविधान संशोधन विधेयक के अगर विवाद हो तो भी संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जा सकता है। इस प्रकार केवल कथन 1 और B ही सही है। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 368 को किस संशोधन से संशोधित किया गया है? आपके ऑप्शंस हैं 24वें संविधान संशोधन से,
दूसरे संविधान संशोधन से, 7वें संविधान संशोधन से या 20वें संविधान संशोधन से? तो आर्टिकल 368 को 24वें संविधान संशोधन के द्वारा संशोधित किया गया है। 24वां संविधान संशोधन 1971 के द्वारा अनुच्छेद 13 और अनुच्छेद 368 में संशोधन किया गया है तथा यह निर्धारित किया गया कि अनुच्छेद 368 में दी गई प्रक्रिया द्वारा मूल अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, किस एक वाद में भारतीय संसद को 24वां संवैधानिक संशोधन लागू करने के लिए प्रेरित किया? आपके विकल्प हैं शंकरी प्रसाद केस में, केशवानंद भारती केस में, गोलकनाथ के केस में या शाहबानो के केस में। भारतीय संसद को 24वां संवैधानिक संशोधन लागू करने के लिए प्रेरित किया गोलकनाथ केस ने। गोलकनाथ मामले के निर्णय से उत्पन्न संकट से निपटने के लिए सन 1971 में 24वां संविधान संशोधन द्वारा यह प्रावधान किया गया कि संसद को संविधान के मूल अधिकारों सहित किसी भी उपबंध को संशोधित करने का अधिकार होगा। प्रश्न है, भूतपूर्व राजाओं के विशेषाधिकार को किस संवैधानिक संशोधन द्वारा समाप्त किया गया? 25वां संविधान संशोधन, 26वां संविधान संशोधन, 27वां संविधान संशोधन या इनमें से कोई नहीं। तो भूतपूर्व राजाओं के विशेषाधिकार को 26वां संविधान संशोधन द्वारा समाप्त किया गया। तो 26वां संविधान संशोधन जो 1971 में आया था, इसके द्वारा भूतपूर्व देशी रियासतों के शासकों का प्रीवी पर समाप्त कर दिया गया है। इस संशोधन द्वारा अनुच्छेद 291 जिसमें शासकों की निजी थैली की राशि तथा आर्टिकल 362 जिसमें देशी राज्यों के शासकों के अधिकार और विशेषाधिकार दिए गए थे, उनको समाप्त कर दिया गया तथा अनुच्छेद 363 ये जोड़कर कुछ प्रावधान किए गए जो इस प्रकार है। पहला प्रावधान किया गया है कि ऐसा राजा, प्रमुख या अन्य व्यक्ति जिसे 26वें संविधान संशोधन से पहले किसी समय राष्ट्रपति से देशी राज्य के शासक के रूप में या उत्तराधिकारी के रूप में मान्यता प्राप्त थी, उसकी मान्यता समाप्त हो जाएगी। दूसरा, ऐसे देशी राजाओं या उनके उत्तराधिकारी को देय निजी थैली यानी प्रीवी पर्स के समुदाय को भी समाप्त कर दिया गया। अगला प्रश्न है, हमारे संविधान में प्रीवी पर्स और विशेषाधिकारों का उन्मूलन किसके द्वारा किया गया? तो अभी हमने देखा कि 26वें संविधान संशोधन 1971 के द्वारा राजाओं के प्रीवी पर्स और विशेषाधिकारों का उन्मूलन कर दिया गया। अगला प्रश्न है, प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन द्वारा कौन कौन से शब्द जोड़े गए? 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा संविधान में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और राष्ट्र की अखंडता शब्द जोड़े गए हैं। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा संविधान की प्रस्तावना में 3 नए शब्द धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी और राष्ट्र की अखंडता को जोड़ा गया। ये धारणाएं संविधान में तो पहले से ही नहीं थी परंतु प्रस्तुत संशोधन के द्वारा उन्हें और स्पष्ट कर दिया गया। कुछ एडिशनल फैक्ट्स लिख लेते हैं। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम अब तक पारित सभी संशोधनों में सबसे विशद है, इसलिए इस संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन यानी लघु संविधान कहते हैं। 42वां संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में 2 नए अध्याय 4A जिसमें मूल कर्तव्य और 14A जिसमें अधिकरण दिए गए हैं। 2 अध्याय, नए अध्याय जोड़े गए, 4A और 14A। 4A में मूल कर्तव्य और 14A में अधिकरण और 9 नए अनुच्छेद जोड़े गए। 39A
39 है, 53 है, 131 ए, 145 है, 127 है, 128 है और 257 ए। इसके साथ ही 52 आर्टिकल्स में भी संशोधन किए गए। अगला प्रश्न है, किस संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान की भूमिका में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए? तो अभी हमने देखा कि 42वां संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष जोड़े गए। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में किस संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों का समावेश किया गया? अभी हमने देखा कि 42वां संविधान संशोधन, जिसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, उसके द्वारा मौलिक कर्तव्य संविधान के भाग 4A में जोड़ा गया। अगला प्रश्न है, भारत के किस संविधान संशोधन में संविधान की प्रस्तावना में राष्ट्रीय एकता के साथ अखंडता शब्द जोड़ा गया? तो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। अगला प्रश्न है, किस संशोधन द्वारा संविधान में नागरिकों के मौलिक कर्तव्य जोड़े गए? 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य संबंधी प्रावधान भाग 4A में अनुच्छेद 51A के तहत अंतर्विष्ट है। इन्हें 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा समाविष्ट किया गया है, लेकिन वर्तमान में मूल कर्तव्यों की संख्या 11 है, लेकिन 1976 में केवल 10 संशोधन जोड़े गए थे। 11वां संविधान संशोधन 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया है। कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य को देख लेते हैं कि 26 जनवरी 1950 को संविधान में मूल कर्तव्यों का उल्लेख नहीं था, यानी कि मूल संविधान में मूल कर्तव्य का वर्णन नहीं था। मूल कर्तव्यों का संविधान में समावेश स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश के आधार पर किया गया। मूल कर्तव्यों के पीछे कोई अधिशास्त्र नहीं है, उनका पालन कराने या उल्लंघन होने पर दंड देने का संविधान में कोई उपबंध नहीं है। प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा आंतरिक अशांति पद के स्थान पर सशक्त विद्रोह शब्द का प्रयोग किया गया? 44वें संविधान संशोधन के द्वारा। 44वें संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 352(1) में आंतरिक अशांति पद के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह पद का प्रयोग किया गया है। इस प्रकार अनुच्छेद 352(a) में आपातकाल घोषणा अब आंतरिक अशांति के आचार पर नहीं बल्कि सशक्त विद्रोह पर ही की जा सकेगी। अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों की ओर ध्यान दें तो 44वें संविधान संशोधन द्वारा आपात उपबंधों में किए गए महत्वपूर्ण संशोधन है। राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपातकाल की घोषणा तभी की जा सकेगी जब मंत्रिमंडल लिखित रूप से राष्ट्रपति को ऐसा परामर्श दे। अब आपातकाल युद्ध, बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में ही घोषित किया जा सकेगा। ऐसी घोषणा के 1 माह के अंदर संसद के विशेष बहुमत से इसकी स्वीकृति आवश्यक होगी। लोकसभा में उपस्थित एवं मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों के साधारण बहुमत से आपातकाल की घोषणा समाप्त की जा सकती है। अनुच्छेद 356 के आधार पर राज्य में संवैधानिक व्यवस्था भंग होने की स्थिति में जो आपातकाल घोषित किया जाएगा उसे एक बार प्रस्ताव पास कर संसद में 6 माह के लिए लागू कर सकेगी। अगला प्रश्न है, किस संविधान संशोधन को संविधान का मिनी सुधार कहा जाता है? तो मिनी संविधान संशोधन 42वां संविधान संशोधन कहा जाता है। 42वां संविधान संशोधन जो 1976 में हुआ था, अब तक के संशोधनों में सबसे व्यापक संशोधन है। इस संविधान संशोधन में एक प्रकार से संपूर्ण संविधान का पुनरीक्षण किया गया है। इसकी व्यापकता को देखते हुए इसे
मिनी कॉन्स्टिट्यूशन या मिनी संविधान कहा जाता है। 42वां संविधान संशोधन का मुख्य उद्देश्य सुप्रीम कोर्ट द्वारा 1973 में केशवानंद भारती के मामले में दिए गए निर्णय से उत्पन्न कठिनाई को दूर करना था। इसे संसद की संविधान संशोधन की शक्ति को संविधान के आधारभूत ढांचे के आधार पर सीमित किया गया था। प्रश्न है, अनुच्छेद 352 में भारतीय संविधान के किस संविधान संशोधन के द्वारा आंतरिक अशांति के स्थान पर सशक्त विद्रोह शब्द का प्रयोग किया गया? तो 44वें संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान में धारा 352 में रीटेक भारतीय संविधान के आर्टिकल 352 में आंतरिक अशांति के स्थान पर सशक्त विद्रोह का शब्द का प्रयोग 44वें संविधान संशोधन द्वारा किया गया। आपको पता ही होगा कि संविधान का अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित है और आर्टिकल 352 के तहत राष्ट्रपति को यह अधिकार दिया गया है कि वह युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशक्त विद्रोह के आधार पर आपातकाल लागू कर सकता है। मूल संविधान में आपात की उद्घोषणा का आधार युद्ध, बाह्य आक्रमण या आंतरिक अशांति था। 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा आर्टिकल 352 में संशोधन कर आंतरिक अशांति के स्थान पर सशक्त विद्रोह शब्द को रखा गया है। साथ ही संशोधन द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा के लिए मंत्रिमंडल लिखित सिफारिश का प्रावधान भी किया गया है। प्रश्न है, किस संवैधानिक संशोधन ने राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांतों का विस्तार किया है? ऑप्शन हैं 42वां संविधान संशोधन, 44वां संविधान संशोधन, 25वां संविधान संशोधन या फिर 45वां संविधान संशोधन। तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का विस्तार 42वां संविधान संशोधन ने किया है। 42वां संविधान संशोधन जो 1976 द्वारा नीति निर्देशक सिद्धांतों को अधिक व्यापक बनाने और उन्हें मूल अधिकारों जिनकी आड़ लेकर सामाजिक आर्थिक सुधारों को निष्फल बनाया जा रहा है पर वरीयता देने का कार्य किया है। प्रश्न है कि संविधान के किस संशोधन द्वारा स्पष्ट रूप से यह बताया गया कि भारत का राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद द्वारा दिए गए परामर्श को मानने के लिए बाध्य है? ऑप्शन है 25वां संविधान संशोधन, 38वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन या 45वां संविधान संशोधन। भारत के राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद द्वारा दिए गए परामर्श को मानने के लिए बाध्य किया गया 42वां संविधान संशोधन के द्वारा। हमारे संविधान के अनुच्छेद 74 में राष्ट्रपति को सहायता और परामर्श देने के लिए एक मंत्री परिषद की व्यवस्था की गई है और 42वां संविधान संशोधन के द्वारा यह व्यवस्था की गई है कि राष्ट्रपति मंत्री परिषद के किसी भी परामर्श को मानने के लिए बाध्य होगा। परंतु 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा यह व्यवस्था की गई कि राष्ट्रपति मंत्री परिषद के परामर्श को एक बार पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता है। पुनर्विचार के बाद जब विधेयक आता है तो राष्ट्रपति उसको मानने के लिए बाध्य होगा। इस प्रकार 42वें संविधान संशोधन द्वारा स्पष्ट रूप से राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद का परामर्श मानने के लिए बाध्य किया गया। परंतु 44वें संविधान संशोधन द्वारा इसे एक बार परामर्श को पुनर्विचार हेतु वापस करने का अधिकार दिया गया। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में 10वीं अनुसूची जोड़ी गई है किस संशोधन के द्वारा? तो भारत में 10वीं अनुसूची 52वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई है। संविधान की 10वीं अनुसूची दल बदल विरोधी कानून विषयक प्रावधान से संबंधित है। यह अनुसूची 52वें संविधान संशोधन 1985 के द्वारा जोड़ी गई है। ज्ञात हो कि 10वीं अनुसूची में
91वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा संशोधन किया गया है। इस संशोधन का उद्देश्य दल बदल संबंधी कानून को और कठोर बनाने के साथ साथ केंद्र एवं राज्यों में मंत्रिपरिषद के आकार को सीमित करना था। प्रश्न है, राजनीतिक अस्थिरता को जन्म देने वाली दल बदल परंपरा को किस संशोधन द्वारा सीमित किया गया है? तो राजनीतिक अस्थिरता को जन्म देने वाली दल बदल परंपरा को 52वें संविधान संशोधन द्वारा सीमित किया गया है। अगला प्रश्न है, भारत में वयस्क मताधिकार के लिए मूलतः 21 वर्ष की अवस्था निर्धारित थी, परंतु अब इसे घटाकर 18 वर्ष निर्धारित कर दिया गया है। यह कार्य किस वर्ष हुआ था? तो वयस्क मताधिकार के लिए आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष सन 1989 में कर दिया गया था। इकसठवां संविधान संशोधन अधिनियम 1988 के द्वारा मताधिकार की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था, जो कि मार्च 1989 से प्रभावी हुआ। नवयुवकों द्वारा 18 वर्ष की आयु पर मताधिकार का प्रयोग पहली बार नवंबर 89 में संपन्न 9वीं लोकसभा के आम चुनाव में किया गया। प्रश्न है, किस संविधान संशोधन ने मतदाता की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी? 61वां संविधान संशोधन। 61वां संविधान संशोधन ने फिर वही सवाल। नेक्स्ट, कौन संविधान संशोधन अधिनियम भारतीय राष्ट्रपति के निर्वाचन में संघीय क्षेत्रों की विधानसभा के सदस्यों के भाग लेने का प्रावधान करता है? तो 70वां संविधान संशोधन भारतीय राष्ट्रपति के निर्वाचन में संघीय क्षेत्र की विधानसभाओं के सदस्यों के भाग लेने का प्रावधान करता है। 70वें संविधान संशोधन 1992 के अनुसार संघीय क्षेत्रों दिल्ली और पांडुचेरी को विधानसभाओं के सदस्यों को भी राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल किया गया है। इस संशोधन द्वारा आर्टिकल 54 में एक स्पष्टीकरण जोड़कर यह प्रावधान किया गया है। आर्टिकल 54 और आर्टिकल 55 में राज्य शब्द के अंतर्गत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और संघ राज्य क्षेत्र पांडुचेरी भी सम्मिलित है। भारत के संघ से किसी राज्य के पृथक होने को प्रतिबंधित कर दिया गया है 16वां संविधान संशोधन 1963 के द्वारा। तो देखिए, भारत और अमेरिका दोनों देशों में परिसंघीय व्यवस्था अपनाई गई है, लेकिन जहां अमेरिका में परिसंघ प्रभुसत्ता संपन्न और स्वतंत्र राज्यों के बीच सामान्य महत्व के कुछ विषयों के प्रशासन के लिए किए गए स्वैच्छिक करार का परिणाम है, वहीं भारत में जो परिसंघ है वो राज्यों के साथ किसी करार या संधि का परिणाम नहीं है। भारतीय राज्य प्रभुता संपन्न राज्य नहीं है। संसद राज्यों का पुनर्गठन या उनके सीमाओं का परिवर्तन कर सकती है। यह विधान की सामान्य प्रक्रिया के अनुसार साधारण बहुमत से किया जा सकता है। संविधान में यह अपेक्षा नहीं है कि संसद को ऐसी विधि बनाने के लिए राज्य के विधानमंडल की सम्मति जानना आवश्यक है। केवल संसद को विधेयक की सिफारिश करने के प्रयोजन के लिए राष्ट्रपति को यह आवश्यक है कि वे प्रभावित राज्य के विधानमंडल के विचार ज्ञात कर ले। यह बाध्यता पूरी तरह से आज्ञापरक नहीं है। राष्ट्रपति समय सीमा नियत कर सकते हैं जिसके भीतर राज्य को अपने विचार अभिव्यक्त करने होंगे।
इस प्रकार भारत संघ से किसी राज्य को पृथक होने को संविधान द्वारा ही प्रतिबंधित कर दिया गया है। संविधान के 16वें संशोधन अधिनियम के द्वारा 1963 में इसे स्पष्ट कर दिया गया कि अलग होने के पक्षपोषण को वाक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का संरक्षण नहीं दिया जाएगा। प्रश्न है, संविधान का कौन सा संशोधन ग्राम पंचायतों को संवैधानिक मान्यता प्रदान करता है? ये तो सभी को पता होगा कि संविधान का 73वां संविधान संशोधन जो 1992 में हुआ था, इसके द्वारा ग्राम पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। तो भारत के संविधान के भाग 9 में पंचायतों संबंधित उपबंध को रखा गया। प्रश्न है, भारतीय संसद द्वारा किस वर्ष संविधान का 73वां संविधान संशोधन आया? तो 1992 के द्वारा। वर्ष 1992 में संविधान का 73वां संविधान संशोधन पारित किया गया। प्रश्न है, कौन सा युग सुमेलित नहीं है, यानी गलत सुमेलित युग की पहचान करना है? 42वां संविधान संशोधन मौलिक कर्तव्य से संबंधित है, सही सुमेलित है। 52वां संविधान संशोधन दल बदल निरोध कानून से संबंधित है, ये भी सही है। 73वां संविधान संशोधन पंचायती राज से संबंधित है, ये भी सही है। और 84वां संविधान संशोधन केंद्र राज्य संबंध से संबंधित नहीं है। इस प्रकार सही उत्तर विकल्प डी होगा। तो जान लेते हैं 84वां संविधान संशोधन के बारे में, जो विकल्प में दिया है। तो 84वां संविधान संशोधन विधेयक सन 2000 में आया और इसके द्वारा लोकसभा और विधानसभाओं की सीटों के पुनर्निर्धारण पर वर्ष 2026 तक रोक लगा दी गई। तो 44वां संविधान संशोधन लोकसभा और विधानसभा की सीटों के पुनर्निर्धारण वर्ष 2026 तक रोक लगाई गई है से संबंधित है, न कि केंद्र राज्य संबंध से। प्रश्न है, संविधान के किस संशोधन के द्वारा भारत में महिलाओं के लिए ग्राम पंचायतों में 1/3 स्थान आरक्षित किए गए हैं? तो भारत में महिलाओं के लिए ग्राम पंचायतों में 1/3 स्थान का आरक्षण 73वां संविधान संशोधन द्वारा आरक्षित किए गए हैं। 73वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है और इसके द्वारा ही संविधान के अनुच्छेद 343D के तहत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए पंचायतों में स्थान का आरक्षण की व्यवस्था की गई है। इसके साथ ही प्रत्येक पंचायत में प्रत्यक्ष निर्वाचन से भरे जाने वाले कुल स्थानों में से 1/3 स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए हैं। इस आरक्षण से स्थानीय स्वशासन के स्तर पर महिलाओं में काफी जागरूकता आई है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का 79वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? ऑप्शन से केंद्र राज्य संबंध नहीं, 2 राजनीतिक दलों की स्थापना से नहीं, लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण से संबंधित है। 79वां संविधान संशोधन लोकसभा एवं विधानसभा में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं एंग्लो इंडियन के लिए सीटों के आरक्षण का प्रावधान है। अनुच्छेद 334 में इसके प्रवर्तन की अवधि दी गई है। इसके साथ समय समय पर संशोधन कर आरक्षण की अवधि को बढ़ाया जाता रहा है। अनुच्छेद 334 में अब तक 23वें, 45वें, 62वें, 79वें और 87वें संविधान संशोधन 2000 के 3
संशोधन 2003 एवं 95वें संविधान संशोधन 2009 के द्वारा इस अवधि को हर वर्ष 10-10 वर्ष के लिए आगे बढ़ाया गया था। आरक्षण की व्यवस्था 25 जनवरी 2020 को समाप्त हो रही थी। इसे संविधान के 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के द्वारा बढ़ाकर 25 जनवरी 2030 कर दिया गया। इस संशोधन में एंग्लो इंडियन के आरक्षण को नहीं बढ़ाया गया। प्रश्न है, भारतीय संविधान का 89वां संविधान संशोधन 1999 संबंधित है लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण से। प्रश्न है, संविधान के किस संशोधन के अंतर्गत 6 से 14 वर्ष के बच्चों की मौलिक शिक्षा का रिटेक? संविधान के किस संशोधन के अंतर्गत 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों की मौलिक शिक्षा मौलिक अधिकार बनाई गई? तो 86वें संविधान संशोधन के द्वारा संविधान के 86वें संशोधन के द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों की शिक्षा को मौलिक अधिकार बना दिया गया है। इसके लिए भारतीय संविधान में अनुच्छेद 21 को जोड़ा गया है और इसमें कहा गया है कि राज्य 6 से 14 वर्ष के समस्त बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराएगा। प्रश्न है, भारत के संविधान में 86वें संविधान संशोधन के पश्चात कितने मौलिक कर्तव्य हो गए हैं? तो वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11 है। आर स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश के आधार पर संविधान में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा भाग 4A तथा अनुच्छेद 51A को जोड़कर 10 मूल कर्तव्यों की व्यवस्था की गई। लेकिन 46वें संविधान संशोधन सन 2002 के द्वारा एक और मूल कर्तव्य अनुच्छेद 51A में जोड़ा गया है, जिससे अब इनकी संख्या 11 हो गई है। प्रश्न है, भारत में किस संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार के स्तर से वंचित किया गया? तो 44वें संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार के स्तर से वंचित किया गया। 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटाकर संविधान के भाग 12 में आर्टिकल 300A के अंतर्गत रखा गया है। अगला प्रश्न है, किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में 73वां संविधान संशोधन पारित हुआ था? तो जब 73वां संविधान संशोधन पारित हुआ उस समय PV नरसिम्हा राव भारत के प्रधानमंत्री थे। बात है सन 1992 की, जब भारत के प्रधानमंत्री PV नरसिम्हा राव थे। PV नरसिम्हा राव के कार्यकाल में 73वां संविधान संशोधन पारित किया गया। इस संशोधन द्वारा संविधान में भाग 9 को पुनः स्थापित कर अनुच्छेद 343 से 343O तक पंचायत संबंधी प्रावधान का उल्लेख किया गया। साथ ही 11वीं अनुसूची को जोड़कर इसके तहत 29 विषयों का उल्लेख किया गया, जिन पर पंचायतों को अधिकारिता प्रदान की गई है। प्रश्न है कि किस संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में समाप्त कर दिया गया? 44वें संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में समाप्त कर दिया गया। प्रश्न है, किस संविधान संशोधन द्वारा यह व्यवस्था हुई कि किसी मंत्रिमंडल में मंत्रियों की कुल संख्या सदन की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं हो सकती? तो 1991 के संविधान संशोधन के द्वारा केंद्र एवं राज्य की मंत्रिपरिषद आकार को निम्न सदन की सदस्य संख्या के 15% करने की व्यवस्था की गई है। इसमें दल बदल करने वाले सदस्यों को लाभ का राजनीतिक पद पाने पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों की ओर ध्यान दे तो 91वां संविधान संशोधन के द्वारा एक राजनीतिक दल से दूसरे राजनीतिक
दल में जाने की प्रक्रिया प्रतिबंध लगा दिया गया और इस संशोधन द्वारा वर्ष 1985 में निर्मित दल बदल कानून के तीसरे परिच्छेद को हटा दिया गया, जिसके अंतर्गत 1/3 सदस्यों के साथ दल बदल किया जा सकता था। प्रश्न है, किस संविधान संशोधन द्वारा मंत्रियों की संख्या लोकसभा की कुल संख्या के 15% निश्चित की गई? 91वें संविधान संशोधन के द्वारा। 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा आर्टिकल 75 एवं आर्टिकल 164 में संशोधन करके मंत्रिपरिषद के आकार को निर्धारित कर दिया गया है। अब केंद्र एवं राज्य में मंत्रिपरिषद के मंत्रियों की संख्या लोकसभा एवं विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं हो सकती, किंतु किसी राज्य मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की न्यूनतम संख्या 12 से कम नहीं होगी। प्रश्न है, किस संविधान संशोधन द्वारा मंत्रिपरिषद में कुल मंत्रियों की संख्या लोकसभा के कुल सदस्यों के 15% तक सीमित कर दी गई? संविधान संशोधन 1991 के द्वारा। अगला प्रश्न है, कौन सी भाषा 92वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा भारतीय संविधान में सम्मिलित की गई? 92वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल 4 भाषाओं बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली को जोड़ा गया। मूल रूप से संविधान की अनुसूची 8 में केवल 14 भाषाएं थीं। 21वें संविधान संशोधन अधिनियम 1967 के द्वारा सिंधी भाषा को जोड़ा गया। वैसे ही 71वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा कोंकणी, नेपाली और मणिपुरी को अनुसूची 8 में जोड़ा गया। इस प्रकार वर्तमान में 8वीं अनुसूची में कुल 22 भाषाएं हैं। प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा संशोधन नगरीय स्थानीय संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता प्रदान करता है? तो सबको पता है कि 44वां संविधान संशोधन नगरीय स्थानीय संस्थाओं को वैधानिक मान्यता देने के लिए पारित किया गया है। 74वें संविधान संशोधन 1992 से नगर पालिकाओं को संवैधानिक परिस्थिति प्रदान की गई। इस अधिनियम के द्वारा संविधान में एक नया भाग 9A तथा 243P से 243ZG तक 18 नए अनुच्छेद एवं एक नई अनुसूची जो कि 12वीं अनुसूची जोड़कर नगर प्रशासन के विषय में विस्तृत प्रावधान किया गया। प्रश्न है, कौन सा संवैधानिक संशोधन राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की संरचना एवं कार्यों से संबंधित है? तो 99वां संविधान संशोधन राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की संरचना और कार्यों से संबंधित है। 99 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2014 के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम प्रणाली के स्थान पर एक नए आयोग राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की व्यवस्था की गई थी, लेकिन सन 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने इसे असंवैधानिक घोषित कर दिया। इससे पुरानी व्यवस्था पुनः बहाल हो गई। पुरानी व्यवस्था यानी कॉलेजियम व्यवस्था पुनः कार्य कर रही है। प्रश्न है, भारत का 100वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? भारत और बांग्लादेश से संबंधित है। 100वां संविधान संशोधन अधिनियम 2015 भारत और बांग्लादेश के मध्य भूमि समझौते से संबंधित है। इस समझौते का उद्देश्य भारत एवं बांग्लादेश के मध्य हुए 41 साल पुराने भू समझौता LBA 1974 को प्रभाव में लाना है। यहाँ पे संविधान संशोधन संबंधी प्रश्न समाप्त होते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।